ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ली कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बट हमें ये चीज़ पता है कि बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस होती है। कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती है और कुछ रिएक्शंस मॉडरेट स्पीड में होती है। तो पहले ना हम लोग क्लासिफाई करते हैं रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, ठीक है? तो एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है? अब बेटा क्या होता है ये, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास में एक सॉल्यूशन है NaCl का और उस NaCl सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है? ये कभी ग्रेड 10 में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए आपके पास में NaCl का सॉल्यूशन था, NaCl हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया AgNO3। और ग्रेड 10 में आपने पढ़ा होगा AgNO3 जब बेटा NaCl से रिएक्शन करता है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, AgCl की कर्डी वाइट PPT का, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन प्रोसीड होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ठीक है? तो इस रिएक्शन को होने में तो बहुत कम टाइम लगा, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे होगी, बहुत ही फास्ट। अब सेकंड कैटेगरी में लेती हूँ कि मान लो मेरे पास में, हाँ आपने सुना होगा कभी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कभी ऐसा होता है क्या कि पापा ने आयरन आर्टिकल घर पे मंगवाया और बस आज मंगवाया और शाम तक रस्टिंग हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए बहुत टाइम लगता है, महीनों लगते हैं, सालों लग जाते हैं, ठीक है? एटलीस्ट जब मान लो आपके पास में वाटर और मॉइस्चर का कांटेक्ट कम हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। इसका मतलब ये रिएक्शंस प्रोसीड होने में बहुत ज़्यादा टाइम का फॉर्मेशन ले रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। अच्छा, एक और कैटेगरी है, कभी सुना होगा आप लोगों ने फॉसिल फॉर्मेशन, ठीक है? एक डायनासोर था जुरासिक पार्क का, चलते चलते अचानक से गड्ढे में गिर गया और गिर के दब गया, दब के फॉसिल बन गया। अब ऐसा थोड़ी होता है कि तुम आज गए, चल रहे थे, चलते-चलते अचानक से तुम गिरे और गिरते ही फॉसिल बन गए और तुम्हारे दोस्त ने साइंटिस्ट बन के तुमको फाउंड कर लिया। ऐसा नहीं होता ना, बहुत साल लगते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये रिएक्शंस होने में बहुत सारा टाइम ले रही है। तो बहुत सारा टाइम जो लेंगी वो कैसी हुई? वेरी स्लो रिएक्शन। जो बहुत कम टाइम ले रही है वो कैसी हो गई? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या कि स्पीड की बेसिस पे मेरे पास में ओवरऑल 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक वो जो बहुत स्लो हो, एक वो जो बहुत फास्ट हो और तीसरी कैटेगरी वो होगी जो मॉडरेट वाली होगी। अब आप स्टडी किसको करोगे? जो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रही है उसकी स्टडी कैसे करोगे? या जो रिएक्शन बहुत सालों के अंदर हो रही है उसकी स्टडी कैसे करोगे? बहुत सालों के लिए क्या करोगे? चेयर लेके बैठ जाओगे, ठीक है? तुम बैठोगे, तुम्हारे पोते-पोती सब लोग बैठ के आराम से देख रहे होंगे, अच्छा, ठीक है, ये रिएक्शन की रेट हम स्टडी कर रहे हैं। तो इतना टाइम थोड़ी ना होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल काइनेटिक्स में आप जनरली कौन सी रिएक्शन की स्टडी करोगे? जनरली स्टडी किया जाता है मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस की, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि there are three types of reactions. There are three types of reactions. Okay. Number one, very fast reactions. Very fast reactions. बेटा ये कौन सी रिएक्शंस होती है? ऐसी रिएक्शंस जो प्रोसीड होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लेती हैं उन्हें आप क्या बोलोगे? वेरी फास्ट रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे आयनिक रिएक्शंस। ऑल आयनिक रिएक्शंस आर जनरली वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है? सेकंड क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। सुना है आपने एसिड बेस रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है? ये रिएक्शंस भी कैसी होती है? वेरी फास्ट। अब मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं, सेकंड कैटेगरी कौन सी हो गई? वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस जिनको प्रोसीड होने में महीनों और सालों लग जाते हैं, इनको आप क्या बोलोगे? वेरी स्लो रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? इसका एग्जाम्पल हो गया आपका फॉसिल फॉर्मेशन। फॉसिल फॉर्मेशन, ठीक है? ये हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अब एक थर्ड कैटेगरी होती है, कौन सी? थर्ड कैटेगरी होती है आपकी मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। अब ये कौन सी होती है? ये जो होने में कुछ मिनट, घंटों का या कुछ दिनों का टाइम लेती है, उनको आप क्या बोलोगे? मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमें यही स्टडी करना है। जैसे जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर, कैन शुगर का हाइड्रोलाइसिस होना। जैसे डीकॉम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है? ये भी कैसी रिएक्शन होती है आपकी? मॉडरेट स्पीड। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं बेटा? मेनली
हम लोग स्टडी करेंगे मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस की। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। अब आगे क्या देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है और रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, जिसको बोला जाता है रेट एक्सप्रेशन। किस तरीके से आप रेट को लिखोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हमें ये पता चल गया रेट क्या होती है। अब हम देखेंगे रेट कितने टाइप की होती है, ठीक है। अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, इसको ग्राफिकली समझते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके ग्राफ्स दे रखे हैं। कभी कभार सब्जेक्टिव पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है डिफाइन कर दो, और कभी कभी इसके साथ में आपको ग्राफ बनाना भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको डेफिनेशन भी आना चाहिए और ग्राफ को किस तरीके से आप फॉर्म करोगे वो भी आपको आना चाहिए। तो देखो पहले फर्स्ट रिएक्शन समझाती हूँ कि मान लो आपके पास में लेट्स से एक रिएक्शन थी और उस रिएक्शन की आप स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो पहले रिएक्शन की स्टडी कैसे करेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। माना हमने कि कोई रिएक्शन थी जिसमें रिएक्टेंट R था, कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट P के अंदर। क्या बोला था मैंने, T1 टाइमिंग पे ये कितना था R1। ध्यान रखना T0 नहीं बोल रही हूँ मैं T1 बोल रही हूँ। T1 टाइमिंग पे ये कितना था R1 और ये कितना था P1, थोड़ा ही तो बना था। T2 टाइमिंग के ऊपर क्या हुआ था, ये था R2 और ये कितना बन गया था P2, यही बोला था मैंने। अब मैं ना ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ किसके बीच में, ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वर्सेस टाइम के बीच में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब ध्यान ना समझना, देखो मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास में स्टार्टिंग में रिएक्शन हो रही थी तो अभी आपने कंटेनर लिया होगा और कंटेनर के अंदर आपने क्या किया, रिएक्टेंट ऐड किया। स्टार्टिंग में जब आप रिएक्टेंट ऐड करते हो तो रिएक्टेंट अपनी मैक्सिमम अमाउंट पे है, तो जब टाइम 0 था उस टाइम पे रिएक्टेंट क्या है, मैक्सिमम। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये होगी आपकी रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये मैंने बोला। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कंज्यूम होना स्टार्ट हो गया ना। और जैसे जैसे वो कंज्यूम हो रहा है वैसे वैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँ क्या, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे मेरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है। तो ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने आपको क्या कहा, मैंने बोला बेटू एक आपके पास टाइम था T1, एक आपके पास टाइम था T2। जब आपके पास टाइम T1 था तो मैंने कहा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, अभी बोला था R1। जब टाइम मेरे पास में क्या है, T2 है, तो उस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, R2। यही हुआ। ये जो लाइन है ये क्या होगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो लाइन है ये वाली क्या हो गई, चेंज इन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये क्या हो गई, चेंज इन टाइम। ये क्या था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, चेंज इन टाइम। तो जब आप क्या करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो, कब, जब मैं आपको एक टाइम इंटरवल दूं कि इतने से इतने टाइम के बीच में मुझे बता दो रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, तो उस रेट को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको दिखाओगे कैसे, देखो रेट निकालने का तरीका क्या होता है, चेंज कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे बताओ जब हम पढ़ रहे हैं एवरेज रेट तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना। तो रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R2 था, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, R1 था, डिवाइडेड बाय उसमें टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1 लग गया, राइट, ओके। अब एक चीज देखो, रिएक्टेंट तो टाइम के साथ कम हुआ है ना, तो ये वाला टर्म बड़ा होगा या ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये R1 वाला टर्म बड़ा होगा, R2 तो छोटा हो गया। और अगर R2 वाला टर्म छोटा है और R1 वाला बड़ा है, वापस सुन लो मैंने क्या कहा, R1 इनिशियली ज्यादा था और क्या हुआ फिर कम हो गया, कम हो गया, इसका मतलब R2 छोटा है। अगर ये छोटा होगा तो ये ओवरऑल टर्म कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इससे मैं किस चीज को डिनोट कर रही हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। ये चीज ध्यान में रखना, ये क्या हो गई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ और क्या चीज ध्यान रखेंगे, देखो ये नेगेटिव साइन किस चीज को डिनोट कर रहा है, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इस चीज को डिनोट करेगा। तो जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तब आपको नेगेटिव साइन लगाना है, लेकिन फाइनल आंसर रेट का कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना,
रेट हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव, रेट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो व्हेन वी आर डूइंग न्यूमेरिकल हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये आंसर कैसा आ जाए, पॉजिटिव। यहाँ तक का क्लियर? वापस समराइज करते हैं। मैंने बोला जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन किसी टाइम इंटरवल के अंदर, तब इसको आप क्या बोलोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो चीज़ मैंने पढ़ी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, वो मैं प्रोडक्ट के लिए भी तो पढ़ सकती हूँ ना। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट के लिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, ठीक है। क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास में एक ग्राफ था, किस किस के बीच में, बिटवीन सॉरी, बिटवीन अगेन कॉन्सेंट्रेशन, बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, ये मान लीजिए मेरे पास में कर्व है, फिर से कर्व प्लॉट करेंगे किसके बीच में, इस बार प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है। टाइम किस में होगा, सेकंड में, कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है, मोलार पर सेकंड के अंदर, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करेंगे बेटा, वही फिर से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर क्या था, केवल रिएक्टेंट था। क्या स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट था क्या, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, ये ध्यान रखना, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो मेरा प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ना, तो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे। स्टार्टिंग में क्या था, जीरो, और जैसे जैसे क्या किया, टाइम निकलता गया, वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ऐसे दिखाऊंगी इसको, है ना। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। अब देखो मैंने बोला था ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम टेकन है। जब मेरे पास में टाइम लेट्स से t1 था, उस टाइम पे मेरे पास में ये प्रोडक्ट कितना था बेटा, p1। जब टाइम बढ़ा, लेट्स से मेरे पास में टाइम बढ़ गया और ये मैंने बोला t2 है, तो उस केस में मेरे पास में क्या होगा, अभी प्रोडक्ट कितना हो गया, p2 हो गया। अब प्रोडक्ट बढ़ गया, ये वाली चीज़ क्या होगी बेटा, ये हो गई टाइम का चेंज। ये वाली चीज़ क्या होगी बेटा, ये वाला हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। अब मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फॉर्मूला होता फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम टेकन, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट तो बढ़ गया ना, अगर प्रोडक्ट बढ़ा तो P2 टर्म कैसा हो गया, बड़ा, और P1 कैसा हो गया, छोटा। तो मैं ऐसे बोलूंगी ये जो मेरा ओवरऑल टर्म आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इतना क्लियर हुआ। अब व्हाट इज दिस पॉजिटिव साइन डिनोटिंग, ये हमें बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे निकल रहा है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा 2 टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जिसमें से हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं कौन सी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब मेरे पास में एक टाइम इंटरवल गिवन हो और उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मेरे से पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दीजिए, रेट क्या होगी, तब उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोला जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरे टाइप की रेट जो होगी वो क्या होगी, ओके अब दूसरे टाइप की रेट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड टाइप हो गया आपका कौन सा, सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, मुझे पर्टिकुलर इसी टाइम पे बता दो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उसको आप क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए एक और चीज लिखी जाती है कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो बेटा उस केस में क्या हुआ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होना ही है। भाई डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 अगर टाइम इंटरवल ही बहुत छोटा है, एग्जैक्ट मैं तो टाइम पे ही पूछ रही हूँ, तो वो 0 की तरफ चला गया ना, तो डिफरेंस कैसा हो गया, बहुत ही कम। ये चीज ध्यान में रखना। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ से कैसे दिखाएंगे, आइए फिर से ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वही फिर से इस बार क्या करेंगे, हम लोग 2 ग्राफ्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। पहला ग्राफ किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और दूसरा ग्राफ किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। चलो देखो स्टार्टिंग में वही कहानी, ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए ग्राफ, ठीक है, और ये ग्राफ किसके लिए हो गया बेटा, प्रोडक्ट के लिए, डन।
रिएक्टेंट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? मैक्सिमम से, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा था और ये जाएगा इस तरीके से। प्रोडक्ट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, क्योंकि प्रोडक्ट तो इनिशियली बना ही नहीं था, तो ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या था? मान लो कोई टाइम था t, एग्जैक्ट टाइम t सेकंड। मैंने बोला इसके ऊपर मुझे बताओ भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो याद है आप लोग फिजिक्स में क्या करते थे, जब मुझे ये चीज निकालना हो तो इसके लिए एक छोटा सा ये लाइन ड्रॉ करते थे, फिर क्या करते थे, यहाँ से हम लोग ट्राइंगल बनाते थे, ऐसे तो करते थे। और ये वाली चीज क्या हो गई, ये छोटू सा डिस्टेंस है, बहुत छोटू सा, माइनर सा डिफरेंस। तो छोटू सा डिस्टेंस को किससे दिखाओगे? dr। और छोटू से टाइम डिफरेंस को किससे दिखाओगे? dt। ऐसा ही तो किया जाएगा। और अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होगा? ये होगा चेंज इन रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और मैंने बोला था रिएक्टेंट के लिए क्या होता है, ये टर्म आएगा नेगेटिव। नेगेटिव किस चीज को बताता है? कि टाइम के साथ में धीरे धीरे आपका रिएक्टेंट कम हो रहा है। इतना क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सेम चीज मैं निकालूं प्रोडक्ट के लिए तो उसके लिए भी क्या करेंगे? वही कहानी है। मैंने बोला एग्जैक्ट मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट। क्या करेंगे आप? आपने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये, और एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? ये चीज क्या होगी? बहुत छोटा डिस्टेंस, यानी कि बहुत छोटा चेंज, यानी कि dt। और ये वाला क्या हो गया? dp। इस dp का व्हाट्सएप से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो dp हो गया आपका चेंज, चलेगा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ से निकालना हो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या आएगा? इसका फॉर्मूला बनेगा पॉजिटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो if someone is asking about the average rate of reaction, you have a time interval. If someone is asking about rate of reaction on a particular instance of time, मुझे पर्टिकुलर उसी मूवमेंट पे बता दो, देन उस केस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं उसके अंदर, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप यहाँ तक का सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी रीड करते टाइम पे इसके ग्राफ जरूर देखना। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट